वेलकम बैक गाइस। तो आज हम स्टार्ट करेंगे इलेक्शन कमीशन। ठीक है, तो इलेक्शन कमीशन जो है इसके आर्टिकल देखो तो इस संविधान में आर्टिकल 324 से लेके आर्टिकल 329 ये जो आर्टिकल्स हैं ये इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड है। ठीक है, इलेक्शन कमीशन जो है वो किस भाग में आता है तो पार्ट 15 में आता है। ठीक है, यानी कि पार्ट 15 के आर्टिकल 324 से 329 के बीच में इलेक्शन कमीशन के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो इलेक्शन कमीशन का इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? तो इलेक्शन कमीशन जो था वो 25 जनवरी 1950। ठीक है, ये 80 लग रहा है बट 1950 को इसकी स्थापना की गई थी और ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, राइट। ठीक है, अब देखो इलेक्शन कमीशन में क्या होता है, 3 मेंबर्स होते हैं। कितने मेंबर्स होते हैं? 3 मेंबर्स होते हैं। पहले ये इसमें सिर्फ 1 मेंबर हुआ करते थे। ठीक है, लेकिन अब जो है इसमें 3 मेंबर्स होते हैं। उस 3 मेंबर में एक जो होता है वो होता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 जो होते हैं वो होते हैं इलेक्शन कमिश्नर। ठीक है, अब इनको अपॉइंट कौन करता है? ठीक है, तो इनको अपॉइंट करते हैं देश के राष्ट्रपति। ठीक है, यानी कि इलेक्शन कमिश्नर को और अदर 2 इलेक्शन कमिश्नर्स, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर्स को कौन नियुक्त करता है? तो राष्ट्रपति जी करते हैं। ठीक है, अब देखो जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, ठीक है, उनका क्या क्राइटेरिया है? तो पहले या तो वो 6 साल तक अपने पद पे रह सकते हैं या तो 65 ईयर्स एज तक वो अपने पद पे रह सकते हैं, दोनों में से जो पहले आ जाए। और जो सिर्फ इलेक्शन कमिश्नर है उनका कार्यकाल जो है वो भी 6 साल के लिए होगा या फिर 62 ईयर्स के लिए होगा, इन दोनों में से जो पहले आ जाए। ठीक है, अब देखो क्या होता है कि जो ये मेंबर्स होते हैं तीनों, ठीक है, इन तीनों मेंबर्स की जो सैलरी है वो 90,000 पर मंथ रखी गई है। ठीक है, 90,000 पर मंथ मिलता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर को। ठीक है, जो कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस के बराबर ही है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर ही इनको भी सैलरी मिलती है 90,000 रुपये पर महीने और जो अन्य भत्ते वगैरह मिलेंगे। ठीक है, तो जो अभी मैंने कहा था कि इलेक्शन कमीशन जो था पहले 1 मेंबर का बस सदस्य होता था, लेकिन अक्टूबर 1993 से, ठीक है, ये 3 सदस्यीय 3 मेंबर कमेटी या 3 मेंबर कमीशन बना दिया गया। ठीक है, इतना आई थिंक क्लियर हो गया होगा, ज़्यादा इसमें कुछ था नहीं कठिन। ठीक है, अब उसके बाद हम देखते हैं इलेक्शन कमीशन के जो काम क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो इनका जो पहला काम होता है वो होता है डिलिमिटेशन करना। डिलिमिटेशन मतलब परिसीमन करना। ठीक है, जैसे क्या होता है कि जैसे कि जो हमारी लोकसभा और राज्यसभा की जो सीटें हैं, ठीक है, या फिर विधानसभा वगैरह जितनी भी सीटों पे जैसे चुनाव होता है, तो वो जो सीट होती है वो सीट किसको रिप्रेजेंट करती है? वो सीट रिप्रेजेंट करती है पॉपुलेशन को। ठीक है, तो जैसे कि यूपी में जितनी पॉपुलेशन है उस पॉपुलेशन के आधार पर 80 लोकसभा सीट निर्धारित कर दी गई है। ठीक है, अब इस 80 लोकसभा सीट को जितने भी पॉपुलेशन है 22 करोड़ 20 करोड़ जितने भी यूपी की पॉपुलेशन है उसको बांट दिया गया है। ठीक है, तो ये
किसने तय किया कि उत्तर प्रदेश में 80 ही सीट होगी और बिहार में शायद 40 होती है, ठीक है। तो ये कौन निर्धारित कर रहा है, ठीक है। तो ये काम जो है हमारा इलेक्शन कमीशन ही डिसाइड करता है कि कहाँ पे कितने सीट होंगे, ठीक है, किस सीट का एरिया कितना है कितना नहीं है, ये सब काम इलेक्शन कमीशन का होता है, ठीक है। फिर इसका जो सेकंड काम होता है, तो देखो पहला काम क्या हो गया पहला काम हो गया डिलिमिटेशन करना, राइट। फिर इलेक्शन कमीशन का जो सेकंड काम होता है वो होता है वोटर लिस्ट को तैयार करना, ठीक है। इनका काम होता है, ये वोटर लिस्ट बनाते हैं कि कौन कौन वोट देंगे कौन नहीं देंगे, ठीक है। फिर इनका तीसरा काम होता है जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं, ठीक है, उनको ये मान्यता प्रदान करते हैं, ठीक है, कि कौन सी पार्टी नेशनल लेवल की पार्टी कहलाएगी, कौन सी पार्टी जो है वो स्टेट लेवल की पार्टी कहलाएगी। तो पॉलिटिकल पार्टी को ये वैलिडेट करते हैं। फिर फोर्थ पॉइंट क्या है होता है इलेक्शन कमीशन जो काम करता है, ठीक है। तो ये पॉलिटिकल पार्टीज़ को क्या करते हैं कि चुनाव चिन्ह वगैरह जो है ये सब प्रदान करते हैं, ठीक है। यानी कि इलेक्शन सिंबल प्रोवाइड करने का काम होता है। और पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए कोड ऑफ कंडक्ट तैयार करने का भी जो काम होता है वो काम होता है किसका, इलेक्शन कमीशन का, ठीक है। तो इलेक्शन कमीशन के ये 5 जो हैं वो इम्पोर्टेंट काम हो गए, ठीक है। अब चलिए कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हम लोग देखते हैं। तो देखो जो इलेक्शन कमीशन है वो इतना इम्पोर्टेंट काम कर रहा है, राइट। तो इलेक्शन कमीशन जो है क्या उसमें गवर्नमेंट किसी तरह का हस्तक्षेप कर सकती है? अगर गवर्नमेंट हस्तक्षेप करेगी तो इलेक्शन कमीशन इलेक्शन को फेयरली कैसे कंडक्ट करवा पाएगा, ठीक है। या फिर इलेक्शन कमीशन ने कोई एक फ़ैसला दिया, ठीक है, और उस फैसले को आप चले गए सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर देते हो, ठीक है। अब वो मैटर लंबा खींचा चला जा रहा है, तो क्या एक टाइम फ्रेम में समय पे इलेक्शन करवा पाएगा? अब जो भी पार्टी सोचेगी कि हम हारने वाले हैं वो कोई भी केस कर देगी, है, इलेक्शन कमीशन के फैसलों को चैलेंज किया जा पाएगा, ठीक है। इसी वजह से इलेक्शन कमीशन को इंडिपेंडेंट बॉडी बनाया गया है, ये किसी के अधीन नहीं होती है, ठीक है। तो जो इलेक्शन कमीशन है ये एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जिसका निर्माण जो है संविधान ने किया है, यानी कि इलेक्शन कमीशन क्या है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, ठीक है, उनको अगर हटाना हो, ठीक है, तो वो कैसे हटेंगे? तो उनका इम्पीचमेंट होगा। क्या होगा? इम्पीचमेंट। और ये इम्पीचमेंट सेम उसी तरह होगा जैसे सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई को हटाएंगे, यानी कि पहले आपको लिखित में देना पड़ेगा लोकसभा में और राज्यसभा में, फिर उसमें 100 या 50 लोग साइन करेंगे, डिपेंडिंग अपॉन लोकसभा में पेश किया जा रहा है या राज्यसभा में पेश किया जा रहा है। फिर उसके 14 दिन के बाद उस पर वोटिंग होगी, और जो भी मतलब सीजीआई को इम्पीच करने का जो प्रोसीजर होता है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी इम्पीच करने का वही प्रोसेस होता है, ठीक है। अब देखो जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है इनका दर्जा क्या होता है? तो इनका जो दर्जा है वो भी सीजीआई के ही बराबर है भाई। जब सीजीआई के रूल, जैसे सीजीआई को इम्पीच किया जा रहा है, ठीक है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को सीजीआई की तरह अगर इम्पीच किया जा रहा है, यानी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर का दर्जा भी सीजीआई वाला ही होगा, ठीक है। जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को 90,000 रुपये पर माह की सैलरी दी जाती है, ठीक है, वो कहाँ से दी जाती है?
कंसोलिडेटेड फंड से ही दी जाती है, ठीक है। कंसोलिडेटेड फंड से ही CGI वगैरह को भी दी जाती है, और ये आर्टिकल 266 में बताया गया है, ठीक है। अब इतनी चीज़ें हमने देख ली हैं। अब हम थोड़ा कुछ अलग चीज़ देखना पसंद करेंगे। यहाँ पे इलेक्शन कमीशन की जब बात हो रही है तो अब हमको अप टू डेट रहने की भी ज़रूरत है, तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के बारे में थोड़ा देखते हैं। तो देखो, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन सबसे पहले कहाँ यूज़ किया गया था? तो सबसे पहले ये यूज़ किया गया था केरला में यूज़ किया गया था, ठीक है। केरला में भी कहाँ यूज़ किया गया था? तो पारूर में यूज़ किया गया था, ठीक है। कितने बूथ पे यूज़ किया गया था? तो पारूर में 50 बूथ पे जो चुनाव हुए थे वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से हुए थे। और कब किया गया था? तो 1982 में किया गया था, ठीक है। ये EVM का प्रथम इस्तेमाल हमारे भारत में हुआ था, ठीक है। फिर उसके बाद 1998 आता है, मतलब इतने साल तक फिर नहीं यूज़ किया गया EVM। फिर हम लोग, मतलब केरला में हो रहा होगा, लेकिन 1998 में आने के बाद हम थोड़ा कुछ मेजर शिफ्ट देखते हैं कि गवर्नमेंट ने सोचा होगा या इलेक्शन कमीशन ने सोचा होगा कि थोड़ा सा अपडेट होके चलना होगा हमें, ठीक है। तो 1998 में मध्य प्रदेश MP में 5, राजस्थान में 5 एवं दिल्ली में 6 विधानसभा के चुनाव में बड़े पैमाने पे EVM का प्रयोग किया गया, ठीक है। ये विधानसभा के चुनाव हुए थे, यानी कि मुख्यमंत्री वाले चुनाव हुए थे, और वहाँ पे बड़े पैमाने पे EVM का यूज़ किया गया, ठीक है। फिर 1999 में, अभी 1998 तक हम लोग देख लिए, राइट। फिर हम 1999 में क्या देखते हैं? जो पहला कंप्लीट इलेक्शन जो कि EVM पे कंडक्ट हुआ था, ठीक है, वो हुआ था 1999 में। और किस राज्य ने कराया था? तो वेलकम टू गोवा सिंगम, ठीक है, यानी गोवा राज्य ने पूर्ण चुनाव करवाया था, ठीक है। फिर उसके बाद जो 2004 के जनरल इलेक्शंस हुए, ठीक है, कब के? 2004 के जो जनरल इलेक्शंस हुए, जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी जी हार गए थे और मनमोहन सिंह जी जीते थे, वो पूरा इलेक्शन भी जो था वो कम्प्लीटली EVM बेस्ड इलेक्शन था। अब जब जनरल इलेक्शंस ही EVM से हो गए, तो इसका मतलब यही था कि अब EVM की एक्सेप्टेबिलिटी को कोई नकार नहीं सकता था, और ये धीरे धीरे पूरे इंडिया ने हर जगह अपना लिया। आज भी, अभी भी बैलेट से होते हैं जो छोटे चुनाव होते हैं आपके सभासद वाले, चेयरमैनी वाले, ऑफ कोर्स वहाँ पे अभी बैलेट ही यूज़ होता है, लेकिन मोस्टली जितने मेजर चुनाव इंडिया के थे अब वो सारे के सारे हमारे EVM से होते हैं, ठीक है। अब देखो 2009 में क्या हुआ? आम चुनाव और जितने भी विधानसभा के चुनाव थे, ठीक है, उसमें EVM का तो प्रयोग होने ही लगा। अब देखो EVM जो है, आज हमारे जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस उठाते हैं EVM के प्रामाणिकता पे कि EVM क्या सही है, कहीं उसमें कुछ फॉल्सहुड तो नहीं है, क्या उसको मिसहैंडल या हैक वगैरह तो नहीं किया जा सकता, क्या उसकी वर्क को कॉम्प्रोमाइज़ वोटिंग, मतलब पब्लिक जो वोट दे रही है तो वो कॉम्प्रोमाइज्ड वोट्स तो नहीं पड़ रहे हैं। तो उसी के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक प्रणाली स्टार्ट की जिसको बोलते हैं VVPAT, ठीक है। VVPAT का मतलब होता है वोटर वेरीफाइएबल पेपर ऑडिट ट्रेल, ठीक है। क्या होता है? लिख ही देता हूँ, वोटर वेरीफाइएबल पेपर ऑडिट ट्रेल, ठीक है। यह होता है VVPAT का
फुल फॉर्म। इसमें क्या होता है कि जब आप वोट डालते हो तो उसी समय वहाँ से उस वोटिंग मशीन से एक कागज़ की पर्ची बनती है और उसमें लिखा रहता है कि आपने किसको वोट दिया है और उसका नाम और उसका चुनाव चिन्ह छपा होता है। ठीक है, तो जो वीवीपैट मशीन है इसका प्रयोग सबसे पहले हुआ था 2013 में। ठीक है, 2013 में सबसे पहले हुआ था और कहाँ हुआ था, तो नागालैंड के चुनाव में वीवीपैट का सबसे पहला। ओके, अच्छा वीवीपैट बनाया किसने? ठीक है, तो वीवीपैट जो है वो बनाया है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड एंड इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन, भारत BEL ने बनाया है। ठीक है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड एंड इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन। ओके, ठीक है, तो वीवीपैट जो है वो बनाया है दो कंपनियों ने, एक है BEL भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और दूसरी कंपनी है उसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ECIL। ठीक है, इन दोनों ने मिलके 2013 में वीवीपैट मशीन को बनाया था। ठीक है, अब उसके बाद हम देखते हैं राष्ट्रीय दल का दर्जा हासिल करने के लिए आवश्यक शर्तें क्या होती हैं। यानी कि अगर आपको नेशनल पार्टी बनना है इंडिया में, ठीक है, अगर आपको नेशनल पार्टी बनना है तो आपको कुछ चीज़ें फुलफ़िल करनी होंगी, कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आपको जो लोकसभा का आम चुनाव है, यानी कि लोकसभा का चुनाव हो या फिर लेजिस्लेटिव असेंबली का चुनाव होना चाहिए। ठीक है, इन दोनों में से किसी भी एक चुनाव में आपको 4 अथवा अधिक राज्यों में कुल डाले गए वोट का 6% वोट प्राप्त करना होता है। ठीक है, यानी कि लोकसभा चुनाव में भाई पूरे इंडिया में, ठीक है, पूरे इंडिया में क्या हुआ, जितने भी वोट पड़े, ठीक है, उन सारे वोट मिला के आपका जो है 4 या 4 से ज़्यादा राज्यों में, ठीक है, 4 या 4 से ज़्यादा राज्यों में वहाँ पे पड़े टोटल वोट का, ठीक है, टोटल वोट का आपको कितना ले आने की ज़रूरत है। अगर आप 6% वोट टोटल वोट का पा जाते हो, ठीक है, तो क्या होगा कि आपको नेशनल पार्टी का दर्जा दे दिया जाएगा। ठीक है, फिर समझना, जैसे लोकसभा का चुनाव होता है तो यूपी में 80 सीट के लिए होता है, ठीक है, बिहार में 40 सीट के लिए होता है, ठीक है, शायद दिल्ली में 7 सीट के लिए होता है। तो इस तरह से हर राज्य में जो है अलग अलग नंबर ऑफ सीट्स है। तो वहाँ पे अगर आप 80 सीट है और इस 80 सीट पे जितने भी % वोटिंग हुई है उसमें से अगर आप 6% आप ले आ देते हो यूपी से, फिर उसी तरह आप दिल्ली में 6% वोट ले आते हो, फिर आप तमिलनाडु में 6% वोट ले आते हो, इस तरह आप 4 या 4 से अधिक राज्यों में अगर आप 6% वोट लेके आते हो, ठीक है, तो आप क्या कहलाओगे, नेशनल पार्टी कहलाओगे। तो लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि विधानसभा चुनाव में क्या होगा, तो विधानसभा में भी जो राज्य के होते हैं, तो जैसे क्या होता है कि जैसे BSP है, बहुजन समाज पार्टी, तो वो जो है वो यूपी में तो एक्टिव है ही, वो राजस्थान में भी एक्टिव है, वो मध्य प्रदेश में भी एक्टिव है। तो इसी तरह कोई भी पार्टी 4 से ज़्यादा राज्यों में, 4 या 4 से ज़्यादा राज्यों विधानसभा चुनाव में भी अगर 6% वोट टोटल वोट का लेके आ जाएगी तो उसको नेशनल पार्टी हम कह देंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा पहला क्राइटेरिया नेशनल पार्टी बनने का। यानी कि ए जो है, ए को तो आपको फुलफ़िल करना ही करना है, इसके अलावा भी कुछ और चीज़ आपको करना पड़ेगा। ठीक है, आपको इसके अलावा किसी एक स्टेट में, कम से कम एक स्टेट में, ठीक है,
आपको कम से कम 4 सीट भी जीतनी पड़ेगी। कितनी? ऐसा नहीं है कि सिर्फ 6% वोट ला दिया लेकिन सीट एक भी नहीं जीते, नहीं। तो आपको 6% वोट लाना होगा, ठीक है, और आपको 4 सीट भी जीतनी पड़ेगी। एक स्टेट में जीत लो, चाहे यूपी में 4 जीत लो, चाहे यूपी में 1, दिल्ली में 1, राजस्थान में 1, एमपी में 1 जीत लो, आपको टोटल 4 सीट लानी पड़ेगी। चाहे एक राज्य से ला दो, चाहे अलग अलग राज्यों से ले आ दो, ठीक है, ये करना होगा। अगर आप ये नहीं करते हो, आप बी पॉइंट नहीं कर रहे हो, तो आप ए के साथ सी पॉइंट करने पे भी आप नेशनल पार्टी बन जाओगे। और वो क्राइटेरिया ये है कि आपको लोकसभा में 2% सीट होनी चाहिए। आपकी लोकसभा में कितनी सीट होनी चाहिए? 2% सीट होनी चाहिए। और ये जो 2% सीट हो, ये कम से कम 3 स्टेट से आनी चाहिए, ठीक है। यानी कि 545 सीट पे होता है लगभग 11 सीट अगर आप ले आ देते हो, ठीक है। अगर आप लोकसभा में 11 सीट लाते हो 3 या 3 से ज़्यादा राज्यों में, ठीक है, 3 सीट मतलब 3 स्टेट में आप 11 सीट लाते हो और आप 6% वोट अगर आपको मिला हुआ है, तो आप क्या कहलाओगे? नेशनल पार्टी कहलाओगे, ठीक है। तो आइए एक बार फिर से हम लोग इसको क्विकली समराइज करते हैं कि नेशनल पार्टी क्या होता है। देखो, नेशनल पार्टी बनने के लिए सबसे ये मैंडेटरी है। अरे यार, आपके लिए ए क्या है? मैंडेटरी है। और मैंडेटरी क्या है कि आपको 6% सीट लानी है। लोकसभा में ले आ सकते हो या लेजिस्लेटिव असेंबली विधानसभा में ले आ सकते हो। और कितने स्टेट कम से कम होने चाहिए? 4 स्टेट होने चाहिए, ठीक है। आपको ये करना होगा। एंड, ठीक है, एंड के बाद बी और सी, इन दोनों में से किसी एक को भी फुलफिल कर दोगे ए के साथ, तो आप नेशनल पार्टी बन जाओगे। तो बी क्या है कि आपको किसी भी एक राज्य, कम से कम एक राज्य की जो विधानसभा की वहाँ पे कितनी सीटें जीतनी होंगी? 4 सीट आप जीत जाओ, ठीक है। किसकी? लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा की 4 सीट जीत जाओ, या फिर लोकसभा में 11 सीट जीत जाओ। लेकिन 11 सीट ऐसे बोलना, और वो भी कितने राज्यों में? 3 स्टेट, ठीक है। यहाँ पे एक स्टेट में भी चलेगा, ठीक है। एक स्टेट में भी अगर आप 4 विधानसभा की सीट और 6% ओवरऑल वोट 4 स्टेट में अगर आप ले आ दोगे तो आपको हो जाएगा। और अगर लोकसभा में सिर्फ देखें तो आपको 11 सीट लानी होगी 3 या 3 से ज़्यादा स्टेट में। लेकिन इसको ज़्यादा अच्छे से समराइज़ करने का तरीका यही है कि 2%, लोकसभा की 2% सीट ले आ दोगे तो काम हो जाएगा, ठीक है। इस समय इंडिया में टोटल कितनी नेशनल पार्टीज़ हैं? ठीक है, तो मेरे हिसाब से 8 नेशनल पार्टीज़ हैं। कौन कौन सी हैं? बीजेपी हो गई, फिर आपकी कांग्रेस हो गई, फिर आपकी कम्युनिस्ट पार्टी है, फिर एक इंडियन नेशनल कांग्रेस है और एक नेशनल कांग्रेस पार्टी है, ठीक है। फिर आपका एक बहुजन समाज पार्टी है, फिर आपका भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी है मार्क्सवादी, और फिर तृणमूल कांग्रेस है, और एक है एनपीपी, दैट इज़ नेशनल पीपल्स पार्टी, ठीक है। तो ये 8 जो हैं उन्हें आपका नेशनल पार्टी का दर्जा मिला हुआ है। उसके बाद हम देखते हैं कि जो हमारा वोटर कार्ड था, ठीक है, तो एक टाइम के बाद इलेक्शन कमीशन ने ये सोचा कि क्यों ना वोटर कार्ड पे फ़ोटो लगा दी जाए। क्या लगा दी जाए? फ़ोटो
तो इससे क्या होता है कि फर्जी वोट पड़ने की संभावना थोड़ी कम हो सकती थी। अरे ये क्या होगा, ठीक है। तो 1993 में पहली बार वोटर आईडी कार्ड पे फ़ोटो लगाया गया था, ठीक है। बस यही देखना था इसमें। ठीक, अब उसके बाद हम लोग देखते हैं डिलिमिटेशन कमेटी, जिसको बोलते हैं परिसीमन आयोग, ठीक है। तो देखो पहले बात, परिसीमन आयोग जो है वो कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, ठीक है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं। डिलिमिटेशन जो होता है वो अभी हम पहले ही जब इलेक्शन कमीशन पढ़ रहे थे तो उसमें ये डिस्कस किया था कि डिलिमिटेशन क्या होता है, ठीक है। तो अब देखो जो आर्टिकल 82 है, ठीक है, आर्टिकल 82 में कहा गया है कि जब जनगणना होती है, यानी कि जब सेंसस होता है, तो सेंसस होने की समाप्ति पर लोकसभा और राज्यसभा के जितने भी क्षेत्र हैं, ठीक है, उनको डिवाइड या फिर उसमें कुछ भी जोड़ना घटाना जो है, ये डिलिमिटेशन कमेटी के जो अधिकारी हैं वो कर सकते हैं। इसका अर्थ क्या हुआ समझते हैं। जैसे क्या हुआ कि हमने अभी कहा था ना कि जो सीटों का बंटवारा होता है वो इस चीज़ पे डिपेंड करता है, पॉपुलेशन पे डिपेंड करता है, ठीक है, पॉपुलेशन पे डिपेंड करता है। अब क्या है कि क्या 10 लाख पे शायद एक सीट अलॉट की जाती है, पता नहीं, ऐसा ही कुछ होता है, ठीक है। तो अब समझना है इसी चीज़ को। एक मिनट, तो मान लो 10 साल हो गया, ठीक है। 10 साल के बाद पॉपुलेशन जो है वो चेंज होती है। तो मान लो कहीं की पॉपुलेशन बढ़ रही है, कहीं से पलायन हो गया तो कहीं पे पॉपुलेशन घट गई। तो डिलिमिटेशन कमेटी जो है जनगणना के बाद वो यही सब चीज़ें देखती है, या फिर कोई पॉलिटिकल सिनेरियोज चेंज हो रहे हैं, जैसे मान लो आपने कोई कहीं पे, जैसे कि मान लो भूटान है, उसने कहा कि हम इंडिया में आना चाहते हैं, ठीक है। तो अब भाई भूटान के पॉपुलेशन के हिसाब से वहाँ पे भी तो लोकसभा और राज्यसभा की सीटें अलॉट करनी पड़ेंगी। तो ये सब काम कौन करेगा, कौन बताएगा कि यहाँ पे इतनी लोकसभा सीट होगी, इतनी राज्यसभा की सीट होगी? ये काम डिलिमिटेशन कमेटी ही करेगी, ठीक है। अब देखो क्या था कि जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था, उसी में आर्टिकल 82 में ये संशोधन किया गया कि परिसीमन जो है या फिर जो डिलिमिटेशन है वो 2000 तक नहीं होगी। अरे ये क्या कह दिया, इसीलिए तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। क्यों कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है? क्योंकि ये हर समय फॉर्म नहीं हुई रहती है, जब आवश्यकता महसूस होती है उस समय इसको फॉर्म कर लिया जाता है, ठीक है। तो जो हमारा 42nd अमेंडमेंट था, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था, उसमें ये कहा गया कि सन 2000 तक, कब तक? सन 2000 तक कोई नया डिलिमिटेशन नहीं होगा। मतलब कि जितनी सीटें चली आ रही हैं उतनी सीटें ही रहेंगी, जितनी लोकसभा की सीटें हैं, जितनी राज्यसभा की सीटें हैं, उनमें सन 2000 तक कोई चेंज नहीं होगा। ये 42वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में कह दिया गया, ठीक है। 2000 ईस्वी तक डिलिमिटेशन करने पे रोक लगा दी गई, ठीक है। उसके बाद देखो तो 42वां संशोधन जो है ये हुआ था 1976।
यानी कि 1976 में जब ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो गया तो अगले 24 साल तक कोई डिलिमिटेशन नहीं हुआ। यानी 2000 सन के बाद डिलिमिटेशन करने की आवश्यकता थी। यही तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 42 में उसको सन 2000 तक के लिए रोका गया था, यानी 2001 में होगा, इसका यही मतलब था। ठीक है, तो अब हम आ गए 2001 में। अब जब हम 2001 में आए और डिलिमिटेशन का काम करने की बारी आई तो उस समय हो गया खेल, और उस समय किया गया कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 84। उस समय 84वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कर दिया गया। ठीक है, और 84वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके आर्टिकल 82 और आर्टिकल 170(3) की शर्तों में थोड़ा संशोधन करके कहा गया कि जितनी भी देश में लोकसभा और विधानसभा की सीटें हैं 2026 तक न वो बढ़ेंगी और न घटेंगी। समझ रहे हो? यानी पहले सन 2000 तक के लिए रोक लगाई गई, अभी 84वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके 2026 तक रोक लगा दी गई है। अब देखना है 2027 में गवर्नमेंट क्या करती है। ठीक है, अब जैसे मान लो 2026 से पहले पीओके आ गया इंडिया में, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, 2027 में परिसीमन आयोग क्या करेगा कि पीओके के भी जितने क्षेत्र हैं वहाँ के पॉपुलेशन के हिसाब से लोकसभा और राज्यसभा की सीटें वगैरह, विधानसभा की सीटें वगैरह बांट देगा पीओके में। फिर हमारी जो लोकसभा की सीटें 545 होती हैं, मान लो 550 हो जाएंगी, 15 दे दिया तो 560 हो जाएंगी। ठीक है, यही काम डिलिमिटेशन कमेटी का होता है। ठीक है, फिर देखो परिसीमन आयोग जो है, परिसीमन पे पाबंदी लगाई गई। ठीक है, अब हम आते हैं सन 2002 में। कब आते हैं? 2002 में। 2001 में क्या हो गया, 2026 तक परिसीमन पे बैन कर दिया गया। बैन क्या करें, रोक लगा दिया गया। ठीक है, अब 2002 में एक हमारे न्यायमूर्ति थे जिनका नाम था कुलदीप सिंह। ठीक है, कुलदीप यादव है ना बॉलर, तो उसी तरह एक कुलदीप सिंह एक न्यायमूर्ति थे। इनकी अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया। ठीक है, और इस आयोग ने क्या सिफारिश दी, जो सिफारिश दी उसको 2008 में मंजूर कर लिया गया। तो इनकी अध्यक्षता में जो परिसीमन आयोग की बैठक हुई थी उसमें जो रिकमेंडेशन दी गई उनको 2008 में एक्सेप्ट कर लिया गया। और 2008 में क्या एक्सेप्ट कर लिया गया, वही 2001 वाला चीज़ कि 2026 तक परिसीमन अब नहीं होगा। ठीक है, अच्छा, परिसीमन आयोग में रहते कौन कौन है, यानी डिलिमिटेशन कमेटी में कौन कौन रहता है? तो सबसे पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर रहते हैं। ठीक है, उनके साथ साथ जितने भी राज्य होते हैं और जितने भी यूनियन टेरिटरीज़ होते हैं, ठीक है, वहाँ के जो इलेक्शन से इलेक्शन कमीशन के हेड होते हैं वहाँ के, क्योंकि स्टेट इलेक्शन कमीशन भी तो होता है। ठीक है, तो उन सब को मिला के ही डिलिमिटेशन कमेटी बनाई जाती है। ठीक है, अब देखो जो परिसीमन आयोग है वो जो भी ऑर्डर देता है, ठीक है, उसको क्या है, किसी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता है। ओके, अगर डिलिमिटेशन कमेटी ने कोई आदेश दे दिया तो उसको नो चैलेंजिंग। ओके, अब उसके बाद हम आगे चलते हैं। ये हो गया डिलिमिटेशन कमेटी। अब इसके बाद देखते हैं हमें क्या पढ़ना है कॉन्स्टिट्यूशन में। इसके बाद हमें देखना है
वारंट ऑफ प्रेसिडेंस। ठीक है, मतलब हमको बस प्रायोरिटी सेट करनी है कि किसको वरीयता दी गई है, किसको ज़्यादा प्रायोरिटी दी गई है। ठीक है, तो जो सबसे पहले नंबर पे आते हैं वो होते हैं हमारे प्रेसिडेंट। ठीक है, सेकंड पे कौन आता है? सेकंड पे आते हैं वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, थर्ड पे कौन आते हैं? तो प्राइम मिनिस्टर आते हैं। ओके, फोर्थ पे कौन आता है? ठीक है, अपने अपने राज्यों के गवर्नर, यानी कि अगर 28-30 गवर्नर हैं तो वो सारे, मतलब अब इसमें न कुछ ऊपर नीचे नहीं हो सकता है कि भाई यूपी के अगर गवर्नर हैं तो उनको थोड़ा गोवा के गवर्नर से उनका थोड़ा ऊंचाई पे है, ऐसा कोई बात नहीं है। वारंट ऑफ प्रेसिडेंस में गवर्नर अपने अपने राज्यों के चौथे नंबर पे रखे गए हैं। ठीक है, पांचवें पे कौन आता है? पांचवें पे आता है एक्स प्रेसिडेंट। ठीक है, जो भूतपूर्व राष्ट्रपति हैं वो हो गए। उसके बाद पांचवें के बाद एक 5A करके होता है। ठीक है, 5A में कौन आता है? तो इसमें आते हैं एक्स प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, छठवें पे कौन आता है? छठवें पे आते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का छठवां नंबर है ऑर्डर ऑफ वारंट ऑफ प्रेसिडेंस में। ठीक है, और इन्हीं के साथ साथ लोकसभा के स्पीकर साहब ये भी आते हैं। तो ये 6 लोगों को हम लोगों ने देख लिया। ठीक है, फिर सातवें पे कौन आता है? 7 नंबर पे आते हैं सातवें पे काफ़ी लोग आते हैं। ठीक है, तो सातवें पे सबसे पहले आते हैं जो कैबिनेट के मिनिस्टर्स होते हैं। ठीक है, वो हो गए। फिर उसके बाद जो चीफ मिनिस्टर्स हो गए, राइट, वो हो गए अपने अपने राज्यों के। फिर जो प्लानिंग कमीशन है या फिर नीति आयोग अब हो गया है। ठीक है, तो नीति आयोग या प्लानिंग कमीशन जो है उसके कौन? वाइस प्रेसिडेंट, क्योंकि अध्यक्ष तो प्रधानमंत्री ही होते हैं, राइट। फिर उसके बाद XPM, एक यहाँ थोड़ी गलती हो गई, 5A में XPM नहीं है, डिप्टी PM है। ठीक है, जो डिप्यूटी PM होंगे वो होंगे, और XPM जो है वो 7वें नंबर पे आएंगे। ठीक है, और जो अपोजिशन लीडर हैं लोकसभा का, ठीक है, अपोजिशन लीडर को भी ऑर्डर वारंट ऑफ प्रेसिडेंस में रखा गया है। ठीक है, फिर उसी के तरह जैसे 5A था हमको 7A भी लेना पड़ा। ठीक है, तो 7A में ऐसे नागरिक जिन्होंने भारत रत्न जीता हुआ है। ठीक है, जिन्होंने भारत रत्न जीता, क्या है जीता सही वर्ड नहीं है, जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। ठीक है, 8वें नंबर पे आते हैं एम्बेसडर्स, यानी कि राजदूत। ठीक है, 9 पे आते हैं सुप्रीम कोर्ट के जजेस। CGI की बात नहीं हो रही है, CGI तो हमारे 6वें नंबर पे आ चुके हैं। 9वें पे सुप्रीम कोर्ट के अदर जज अदर देन CGI। ठीक है, फिर 9 में ही 9A रखा गया है। ठीक है, और 9A में कौन आता है? क्योंकि
याद करो इम्पीचमेंट वाला जो बताए थे कि सीजीआई का इम्पीचमेंट होता है, उसी तरह चीफ इलेक्शन कमिश्नर का इम्पीचमेंट होता है, यानी कि इलेक्शन कमिश्नर जो है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, वो सीजीआई का ही इक्विवेलेंट पद है उसका, ठीक है। तो अगर पहले संविधान में क्या था कि जज को रखा गया था, लेकिन चीफ इलेक्शन कमिश्नर को नहीं रखा गया था, इस वजह से 9K करके जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उसको जोड़ा गया, ठीक है। फिर उसके बाद जो CAG है, ठीक है, उसको भी 9A में करके रखा गया, राइट। फिर 10 नंबर पे कौन आता है, एक मिनट, यहाँ से जाएगा नहीं क्या ये, ठीक है, देखते हैं, एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं। तो 10 नंबर पे क्या आएगा, राज्यसभा का उपसभापति, ठीक है, क्योंकि सभापति तो ऑलरेडी दूसरे नंबर पे है, वाइस प्रेसिडेंट होता है, ठीक है। फिर उसके बाद लोकसभा का उपाध्यक्ष यानी डिप्टी स्पीकर कह सकते हैं, ठीक है। और प्लानिंग कमीशन और नीति आयोग के जितने भी सदस्य हैं और केंद्र के जो राज्य मंत्री हैं वो सारे इसी स्थान पे आएंगे, ठीक है। इसी के साथ हमारा वारंट ऑफ प्रेसिडेंस जो है वो कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद हमको देखना है नेक्स्ट, वैसे हिंदी लिखना ज़्यादा इजी है टाइप पे इंग्लिश के मुकाबले, ठीक है। राजभाषा, तो राजभाषा जो है वो आर्टिकल 343 से आर्टिकल 351 में बताया गया है इसके बारे में, ठीक है। किस पार्ट में आता है, यानी किस भाग में आता है, तो भाग 17 में आता है, ठीक है। तो आर्टिकल 343 क्या है, आर्टिकल 343 कहता है कि जो सेंटर है, संघ है, उसकी जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो क्या है, हिंदी, नेशनल लैंग्वेज नहीं, ऑफिशियल लैंग्वेज, ठीक है। और जो लिपि है वो क्या है, देवनागरी है, ठीक। फिर आर्टिकल 344 में ये कहा जाता है कि राष्ट्रपति को राजभाषा से संबंधित किसी भी विषय में अगर की सलाह चाहिए तो उसके लिए कोई होना चाहिए ना, तो एक कमिटी बनाने की शक्ति दी गई, ठीक है। तो कौन सी कमिटी बनाई गई, तो राजभाषा आयोग। कौन बनाएगा, तो राष्ट्रपति बनाएंगे, प्रेसिडेंट बनाएंगे, ठीक है। तो जो पहला राजभाषा आयोग था, तो जो पहला आयोग था वो कब बना, 1955 में बना। किसकी अध्यक्षता में बना, BG खरे जी की अध्यक्षता में बना, ठीक है। और इस आयोग ने 1956 में पहली बार अपनी रिपोर्ट सौंपी, ठीक है। उसके बाद नेशनल लैंग्वेज टोटल कितने डिफाइंड हैं, तो टोटल 22 लैंग्वेजेस डिफाइंड है।
लिखने नहीं वाले हैं लेकिन ऐसे बोल सकते हैं। तो जैसे असमिया लैंग्वेज है, बंगला लैंग्वेज है, गुजराती है, हिंदी है, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, बोडो, डोगरी, संथाली, मैथिली, सिंधी, कन्नड़, ठीक है, ऐसे करके 22 लैंग्वेजेस दी हुई हैं। और ये एक और वीडियो बना है, उसमें 2200 लैंग्वेज को मैंने बताया हुआ है, ठीक है। ठीक है, आर्टिकल 345 देखते हैं, ठीक है। आर्टिकल 345 जो है वो स्टेट लैंग्वेज यानी राज्य की भाषा को डिफाइन करता है, ठीक है। आर्टिकल 345 में हर राज्य को ये अधिकार दिया गया है कि वो कानून के द्वारा अपने राज्य में होने वाले जितने भी सरकारी कार्यक्रम वगैरह हैं, ठीक है, उन सब में इस्तेमाल करने के लिए उस राज्य में इस्तेमाल की जाने वाली कोई एक भाषा या एक से ज़्यादा भाषा, ठीक है, या हिंदी को वो अपना सकता है। उसको ये लिबर्टी दी गई है कि अपने राज्य में बोले जाने वाली भाषा या तो चुन लो, एक से ज़्यादा चुन लो, नहीं चुन पा रहे हो तो हिंदी तो है ही, ठीक है, इसका इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन जब तक राज्य का विधानमंडल जो है कानून द्वारा ऐसा उपबंध नहीं करेगा, ठीक है, तब तक उस राज्य में इंग्लिश यूज़ किया जाता रहेगा, ठीक है, क्योंकि संविधान बनने से पहले देश में सरकारी काम जो होते थे वो अंग्रेजी भाषा में होते थे, ठीक है। ठीक है, तो क्या था कि पहले इंग्लिश का ही इस्तेमाल होता था, ठीक है। तो फिर अब जब आर्टिकल 345 यही ताकत देता है कि अपने राज्य में इस्तेमाल करने वाली एक भाषा, एक से अधिक भाषा या हिंदी को चुन लो, और जब तक नहीं चुन रहे हो तब तक अंग्रेजी के माध्यम से जितने भी पत्राचार और ऑफिशियल काम होंगे वो होते रहेंगे, ठीक है। तो इसी आर्टिकल 345 के तहत जितने भी राज्य थे उन लोगों ने अपनी अपनी जो है वो राज्य की एक एक भाषा चुन ली, ठीक है। अब बड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि कुछ तो देखो बड़ा ऑब्वियस है, जैसे आंध्र प्रदेश था हमारा, आंध्र अल्लू अर्जुन का जो राज्य था, उन्होंने तेलुगु चुन लिया, ठीक है। केरला ने क्या चुन लिया, मलयालम चुन लिया, ठीक है। पश्चिम बंगाल ने बंगाली चुन लिया। देखो एक या एक से ज़्यादा भाषा बोला था, तो गुजरात ने गुजराती चुना और गुजराती के साथ साथ हिंदी चुना, ठीक है। जो गोवा था, गोवा ने कोंकणी चुना, कोंकणी के साथ साथ मराठी चुना और मराठी के साथ साथ उन्होंने गुजराती भी चुना, ठीक है। जम्मू कश्मीर ने उर्दू चुना, ठीक है। डांस कर रहा है भाई, ठीक है। उसके बाद देखते हैं और किसने क्या चुना, ये गेस करना है जब तक मैं बता रहा हूँ। मेघालय ने क्या चुना होगा, अरुणाचल प्रदेश ने क्या चुना होगा, ठीक है, और नागालैंड ने क्या चुना होगा। तो इन तीनों ने कलेक्टिवली इंग्लिश को ही अपनी भाषा स्वीकार किया, ठीक है। अच्छा जी, चलो ये तो इंग्लिश ठीक है, फिर भी समझ में आता है। इंटरेस्टिंग तो यहाँ पे है, पुदुचेरी ने क्या चुना, पुदुचेरी ने फ्रेंच चुन लिया, और ये हमारे डेमोक्रेसी की ब्यूटी है कि उन्हें चुनने दिया गया, ठीक है। उन लोगों ने फ्रेंच चुन लिया। फिर मिज़ोरम जो है
एक मिनट। फिर उसके बाद जो त्रिपुरा है, सॉरी हाँ, त्रिपुरा ने क्या चुना? कोकबोरोक। इंग्लिश में क्या लिखते हैं नहीं पता, हिंदी में ये लिखते हैं कोकबोरोक को चुना त्रिपुरा ने, और मिजोरम ने मिजो भाषा को अपनी राज्य भाषा स्वीकार किया। ध्यान देने की बात है, ये जो स्टेट जो हैं जिन्होंने ये अलग अलग भाषाएं चुनी, ये 8वीं अनुसूची जिसमें कि ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में बताया है, उनमें 22 भाषाओं के बारे में बात हुई है। लेकिन राज्यों द्वारा अपने राज्य के लिए भाषा चुनना ऑफिशियल लैंग्वेज के दायरे तक सीमित नहीं है। ये इसके अलावा भी इन्होंने जैसे कोकबोरोक चुना, पुदुचेरी ने फ्रेंच चुन लिया, ठीक है। इंग्लिश भी तो राज्य भाषा में नहीं है, लेकिन इंग्लिश भी चुना, ठीक है। तो ये हो गया। अरे यार ये क्या हो जाता है ब्रो? खुल गया भाई, खुल गया ना, ठीक है। उसके बाद देखो, ये तो हमने देख लिया। अब देखो क्या था कि जो कोर्ट्स वगैरह हैं, कोर्ट्स हो गए, हाई कोर्ट हो गया या सुप्रीम कोर्ट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या भाषा है कि यहाँ पे लिख दिया गया संविधान में कि जब तक हमारी संविधान, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये कानून न बना दे, या फिर जब तक ये क्लियर न कर दे कि कोर्ट की क्या लैंग्वेज होगी, तब तक कोर्ट की डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज इंग्लिश मानी जाएगी, ठीक है। यानी कि अगर हम चाहते हैं कि कोर्ट की लैंग्वेज कोई और हो, तो फिर ये संविधान में संशोधन करना पड़ेगा, या फिर गवर्नमेंट को ये डिस्क्राइब करना होगा कि कोर्ट की ये भाषा है, जो भी वो चाहें। लेकिन जब तक वो नहीं कर रहे हैं, तब तक कोर्ट की भाषा जो है वो अंग्रेजी ही मानी जाएगी, ठीक है। अब देखने की बात है कि देखो 1967 क्या था ना, एक्चुअली ऑफिशियल लैंग्वेज में 14 लैंग्वेज थे, ठीक है। ये हर बार संविधान में कुछ ना कुछ संशोधन करके लैंग्वेजेस को बढ़ाया गया। तो इनिशियली 14 थे, 1967 में 21वां संशोधन किया गया, ठीक है। और 21वां संशोधन करके 8th शेड्यूल में सिंधी लैंग्वेज को जोड़ दिया गया, ठीक है। फिर उसके बाद 1992 में 71st संशोधन किया गया, और उसके जरिए मणिपुरी, कोंकणी एवं नेपाली को भी 8वीं सूची में डाल दिया गया, ठीक है। और उसके बाद 2003 में 92वां संशोधन किया गया संविधान में, ठीक है। और इसमें मैथिली, संथाली, डोगरी और बोडो, इन लैंग्वेजेस को भी जोड़ा गया। और आज जो है वो हमारी टोटल लैंग्वेजेस कितनी हो गई हैं? 42, ठीक है। अब इसके बाद सिर्फ एक आर्टिकल बचा है लैंग्वेज से रिलेटेड, उसको देख के ये फिनिश करते हैं। तो आर्टिकल 347 कहता है कि अगर किसी राज्य में पर्याप्त संख्या में लोग किसी भाषा को बोलते हों
और उनकी आकांक्षा हो कि उनके द्वारा बोले जाने वाली भाषा को मान्यता दी जाए, तो इसको राष्ट्रपति अनुमति दे सकते हैं। ठीक है, कि भाई तुम्हारे राज्य में कोई ऐसी लैंग्वेज बोली जाती हो जो बहुत फेमस ना हो, ठीक है, लेकिन उसको काफ़ी लोग बोलते हैं, लेकिन उसको कोई मान्यता नहीं है, उस भाषा को कोई रिकॉग्नाइज ही नहीं कर रहा है, ठीक है, तो राष्ट्रपति 347 के तहत ऐसी भाषा को मान्यता दे सकते हैं। और उसके बाद आर्टिकल 351 हमको देखना है, उसमें कहा गया है कि यह सेंटर का कर्तव्य होगा कि वो हिंदी भाषा का प्रचार करे, उसका उत्थान करे, ताकि एक कॉमन मीडियम बन पाए और इंडिया अच्छे से ग्रो कर पाए, राइट। और उसी के साथ ये ख़त्म होता है। हैव अ नाइस डे गाइस।